मेकअप कम है ज्यादा? ज्यादा। इसी मेकअप ने इनकी जान ले ली। कौन थी ये? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम इतना मेकअप करती थी कि लैड के सामान लगाती थी। लैड के सामान क्या है, आपने नाम सुना है? एक फेयर एंड लवली, क्या सामान है उसके अंदर? लैड। वो त्वचा की जो परत है जो मोटी, उसे पतली कर देता है, और पतली करते ही हम थोड़े से फेयर दिखाई देते हैं, और नीचे बहने वाली खून की नसें साफ दिखाई देती हैं, रिफ्लेक्शन। जबकि वो खतरनाक चीज है। ऐसा कोई लंबे समय तक करेगा तो क्या हो सकता है? ब्लड कैंसर। स्किन कैंसर वो छोटी चीज है, इन्हें क्या हो गया बेचारी को? ब्लड कैंसर, और मर गई। इनकी बात हमें पढ़नी फिलहाल। क्या पढ़ रहे? पॉलिटी। ठीक, कल से स्टार्ट की, कल पहली क्लास थी, हमने सबके पास भेज दी, क्लास मिल गई थी, व्हाट्सएप ग्रुप में हम सबको भेज रखे थे हमने। तो हर एक आदमी वो क्लास देख ली होगी या देख लेना। उसका सार ये था कि एक होता है कौन? सोसाइटी। एक होता है क्या? राज्य, जिसे नेशन या स्टेट या देश नाम से पुकारते हैं। ठीक। और एक कौन होती है? सरकार। और एक क्या होता है? कल ये चार बात की थी, बस चार ही लाइन में काम खत्म, कि व्यक्तियों का ऐसा समूह व्यवस्थित जो टिका हुआ हो कुछ मान्यताओं पे, कुछ नैतिक मूल्यों पे, उसे कहते हैं समाज। जिसकी कुछ मान्यताएं हैं कि ऐसा करना समाज के लिए ठीक नहीं है, ठीक, जबकि इसके कोई लिखित नियम कानून नहीं होते। ये आपकी दिनचर्या, आपके रहन सहन, आपके खान पीन, इन सब से जुड़ा हुआ है, सामाजिक वैल्यू, सोशल वैल्यू के रूप में। तो समाज क्या होता है? बात क्लियर। व्यक्तियों का समूह जिसके कुछ बिलीव और मान्यताएं हो, जिसके कुछ मूल्य हो, मोरल वैल्यूज एक्सेट्रा। राज्य क्या है? स्टेट। संविधान के अनुच्छेद 12 में यह बताया कि भारत सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानसभा, कौन? सभी संगठन, ये कौन? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ये सब कहाँ हैं? सरकार में। इसी को प्राचीन काल में बहुत समय पहले क्या कहा गया है? देश। आज भी देश के रूप में मानते हैं, देश के नाम का प्रतीक है। पहले देश बन रहे थे भाषा के आधार पर। जो देश बनने का, नेशन फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट था, किसी देश के पास चार चीजें हो तो वो एक स्टेट बना सकता है। क्या? एक पॉपुलेशन हो उसके पास, एक उसके पास एरिया हो, रीजन कोई, एक उसके पास कोई सरकार हो, और एक अपने ऊपर वो खुद मालिक हो, संप्रभुता, सोवर्निटी। अपने निर्णय खुद लेता हो, उसके निर्णय को जो ना लेता हो। ठीक क्या? जैसे हमें धमका रहा है कौन? ट्रम्प, कि तुम्हें तेल नहीं लेना उससे, तुम्हें कल को ये नहीं करना, कल को तुम्हें खाना भी नहीं खाना, परसों पानी भी नहीं पीना। ऐसी बात मानेंगे किसी की हम? कि ठीक है तुम्हारा अपना मामला है, हमारा अपना मामला है। तो जिसके पास जनसंख्या हो, एरिया हो, कोई सरकार हो, ठीक, सरकार के जगह कोई राजा हो, वो कह रहे हमें कोई सरकार नहीं चाहिए, राजा हमारा अच्छा, और अपने मालिक खुद हो। तो इसी आधार पे प्रारंभ में देश बने। कहां बने? भाषा के आधार पर। कौन से देश बने? जो अर्ली नेशंस थे, जैसे कौन? जैसे फ्रांस में कौन सी भाषा बोलने वाले रहते हैं? फ्रेंच। जर्मनी में, स्पेन में, पुर्तगाल में, यानी पूरी दुनिया में, यूरोप के अंदर ऐसे देश बनना शुरू हुए
जो भाषा के आधार पे बन रहे थे, भाषा लोग इकट्ठा हुए, अलग देश आज तक भी घृणा करते हैं दूसरे की भाषा बोलने में, बोलना नहीं चाहते। जर्मन्स, फ्रेंच, इंग्लिश, डच, डेनिश, ऐसे बहुत से देश हैं, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लिश, फ्रांस, जर्मन, इटली, सबकी अपनी भाषा, अपना देश। तो एक भाषा, एक जनसंख्या, एक एरिया, एक सरकार या राजा, और अपने खुद के मालिक, एक नया देश। इसे कहा गया यूरोपियन कंसेप्ट ऑफ नेशन। यूरोप में ऐसे देश बन रहे थे, लेकिन जैसे समय बदला और सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और हम जैसे देशों का नंबर आया, जिनके समाज के अंदर क्या है, इनके समाज में समस्या है ही नहीं थी, सबका धर्म एक, सब ईसाई हैं, सबका धर्म एक, और जिनकी भाषा एक, उनका एक देश, काम खत्म। यहां तो भाषाएं पता नहीं कितनी है, यहां तो 400-500 तो वैसी लैंग्वेज है जो बड़ी मात्रा में बोले जा रहे हैं। छोटी मोटी भाषाएं कहाँ हैं, अलग। हम क्या चाय बोलते हैं, हम तो क्या बता रहे, चाय, तो ये अलग भाषा है। हर क्षेत्र की अपनी भाषा, हमारी अपनी भाषा। हम क्या पानी बता रहे हैं, ठीक क्या, तो हमारी अपनी लैंग्वेज है। अगर ऐसे देश बनाओगे तो हमारा बनवाओ एक। यानी इन समाजों में संभव नहीं है। एक तो अलग अलग धर्मों के आदमी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये यहां ये कंसेप्ट फेल। आप धर्म के आधार पर देश नहीं बना सकते, भाषा के आधार पर देश नहीं बना सकते। तो धर्म और भाषा के लोगों ने अपनी ये बात तो छोड़ दी और क्या कहा, हम सब एक हैं और अब देश बनाओ। इसे कहते हैं देश बनने की नई अवधारणा, न्यू कंसेप्ट ऑफ नेशन मेकिंग्स, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के समय से, और देश बनना शुरू हुए। तो सब धर्मों का सम्मान करना है, सबको जीवन जीने के लिए पूरे अवसर देने हैं, पूरे अधिकार देने हैं। तो फिर अब देश बनाओ ऐसा जिसमें सब सुखी हो। राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, वेलफेयर, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो, ठीक। तो जब नई अवधारणा आई और देश बनना शुरू हुए, ऐसा एक देश दुनिया में सबसे पहली बार बना था, नाम था अमेरिका। वर्ल्ड का पहला देश जो गुलामी से आजाद हुआ था, 4 जुलाई 1776 को। तो सो गया, ठंड ज्यादा हो रही है, आदमी को नींद आ रही, पानी वानी पी लो भाई, तुम्हारे काम की बात चल रही है। खत्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है। पॉलिटी एक बार तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, कल वो क्वेश्चन कुछ भी आए तुम उत्तर के पास पहुंच सकते हो। इसका मामला है कंसेप्ट का। नहीं तो मुझे तो बस यहाँ कुछ बातें बोलने, तुम लिखो, काम खत्म, उससे कुछ नहीं होने वाला। पढ़ के एक बार काम खत्म हो कंसेप्ट से। तो नई अवधारणा में हम अफ्रीका वाले देश, एशिया वाले देश, ऐसे ढेरों देश थे जहां अलग अलग संस्कृति, अलग अलग प्रकार के समाज, अलग अलग प्रकार के धर्म, इन सबको साथ लेके चलना था। तो फिर ऐसा देश बनाओ जो किसी निश्चित नियम कानून के तहत चलता हो। क्या बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन। और दुनिया का सबसे पहला संविधान भी उसी देश ने बनाया जो सबसे पहले आजाद हुआ, वो था अमेरिका। वर्ल्ड का सबसे पहला लिखित संविधान लिख के बाकायदा कहां बना, अमेरिका में। और कैसे बना कि यहां तो आदमियों के अधिकार सर्वोपरि होंगे। आदमियों के अधिकार क्या होंगे, सर्वोपरि। एक दूसरी बात दुनिया को कहां सीखने को मिली, फ्रांस से। उन लोगों ने भी बहुत भेदभाव देखे, किसके, जैसे हम तो यहां किससे परेशान थे, पंडितों से, क्लियर। और फ्रांस वाले किससे परेशान थे, पादरियों से। यहां भी धार्मिक आदेश दुनिया भर के थे कि ये अपनी गाय मुझे पकड़ा दो, तुम्हारे पूर्वज बड़े खुश होंगे ऊपर, और हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। यानी ऐसी चीजें यहां भी थी। वो धार्मिक छुआछूत, आडंबर, बिना मतलब की बातें जो समय के साथ खत्म होती चली गई, ठीक। तो ये सबसे बड़ी मात्रा में कहां थी, फ्रांस में। तो फ्रांस में क्रांति हुई जिसे कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789 से 99 तक, जिसका नेता बाद में बनता है कौन,
नेपोलियन बोनापार्ट। और वहीं से आते हैं दुनिया के लिए 3 वर्ड, क्या? सब बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं। हम किसान को सम्मान नहीं करता, कौन कह रहे? फ्रांस के आदमी। तो समता, ठीक, इक्वलिटी, सब आजाद हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है। वहां गुलाम किसके बने बैठे थे लोग? चर्च के पादरियों के। जो वो कह दे वही करना पड़ेगा। पादरी को टैक्स नहीं देते, किसान टैक्स देते हैं, तो ऐसा नहीं होने का। समता, इक्वलिटी, कौन? लिबर्टी, सबका भाईचारा बना रहे, फर्टर्निटी। तो ये 3 वर्ड दुनिया भर के संविधान जब बने तब लिखे गए। इतनी बात मेरे को डाउट पूछ दो, समाज क्या होता है? ये समाज के लोग बैठे हुए, इनकी मान्यताएं हैं, इनके बिलीव हैं, उसके अनुसार ये अपना जीवन जी रहे हैं। ठीक, जो कोई भी इसमें कुछ गलत काम करेगा तो समाज उस पर एकदम से उंगली उठाएगा, ठीक, उसे रोकेगा, क्योंकि समाज के कुछ नैतिक मूल्य हैं, समाज के कुछ क्या है? मोरल वैल्यू, जिस पे वो टिका हुआ है। इसी समाज ने क्या बनाया है? राज्य, स्टेट। कैसे? जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और अपना मालिक खुद बनते हुए क्या बने हैं? देश। पहले कहां बन रहे थे ऐसे देश? यूरोप में। और बाद में कहां बन रहे थे? भारत जैसे बहुत से राष्ट्रों के अंदर, जहां अलग अलग लोग थे, तो वहां क्या बनने शुरू हुए? संविधान। इतनी बात में कोई डाउट? यहीं से स्टार्ट हुआ क्या भारत का? तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। मुझे समझाने के लिए दुनिया भर की बातें बतानी पड़ती हैं, आपको लिखने हैं की पॉइंट या महत्वपूर्ण बिंदु, हर बात नहीं लिखनी। ठीक, इसकी तो पूरी पीडीएफ हमने कल ही आपके पास सबके भिजवा दी, जिसे ना मिली हो बताओ। इसकी पूरी पीडीएफ दोनों मीडियम में, इंग्लिश में हिंदी में आपके पास पहुंच गई है। ना मिली हो नीचे से लेके जाना, क्योंकि पॉलिटी खाली पॉलिटी नहीं, उसी में हिस्ट्री अटैच है पूरी पूरी। बिना हिस्ट्री के पॉलिटी दिमाग में आने की ही नहीं, हर बात के पीछे कारण है। और एक बार पढ़ लोगे तो काम खत्म बस। भारत का संवैधानिक विकास शुरू होता है कब? 2 चरणों में। एक तो कब? कंपनी के अधीन। कौन सी कंपनी की बात चल रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। और एक ब्रिटिश क्राउन, यानी जो ब्रिटेन की महारानी या राजा हैं उनके अधीन संविधान का विकास शुरू हुआ भारत में। कैसे विकास हुआ? तुमसे क्वेश्चन है। कोई भी चीज की तुम्हें कहानी जान जाओ, काम खत्म। हम जानते ही नहीं क्या थी शेडन कंपनी, जरा बता दो एक बार। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? जी देवी जी, इस पे प्रकाश डाल दीजिए कुछ। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ये कहां बनी थी? साइंस बैकग्राउंड के लोग कितने हैं? साइंस वाले, आर्ट, कॉमर्स। हाँ, तो साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, ये लोग तो पढ़ते ही नहीं, पता ही नहीं रहता कभी। कौन थी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी? पता नहीं भाई। कुछ निवेशकों ने कंपनी बनाई थी, कहां पर? ये था उसकी मेन बिल्डिंग, ये उसका पोर्ट्रेट है एक। अच्छा जी, कहाँ था बहुत दिनों से? तो बहुत दिनों से कहाँ था? ठीक है, ब्रिटेन में कुछ इन्वेस्टर्स ने, ब्रिटेन में कुछ इन्वेस्टर्स ने एक कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1600। वो भी कहां हुई थी? लंदन में, अर्थात आज के इंग्लैंड में। अब जब कंपनी ब्रिटेन में बनी है तो ब्रिटेन की महारानी कौन है? ये ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ।
तो कौन सी कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कंपनी बनने के बाद सन 1600 में कंपनी किसके दरबार में पहुंचती है, महारानी एलिजाबेथ के, एलिजाबेथ प्रथम। और ये क्या करती हैं, कंपनी को 15 वर्ष के लिए, कंपनी को 15 वर्ष के लिए भारत और एशिया से व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर देती है, 15 साल के लिए बस। ठीक, रानी ने आदेश दिया है तो अब कोई दूसरी कंपनी यहां व्यापार नहीं कर सकती, बात खत्म। केवल एक कंपनी को अधिकार दिया, कितने टाइम के लिए, 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत सहित एशिया से व्यापार करने की अनुमति मिल गई। क्लिंस्टर नाम का एक आदमी था, क्लिंस्टर, जो पहली बार कंपनी के जहाजों को लेके आया और सारे एशिया से मसाले एक्सेट्रा का व्यापार शुरू किया भारत सहित। और जैसे वापस पहुंचा तो इतना वो 3 साल के अंदर वापस पहुंचा, सन 1603 में तो रानी की मृत्यु हो गई। रानी सौंदर्य की बहुत शौकीन थी और मेकअप भयंकर किया करती थी, और जो मेकअप का इस्तेमाल कर रही थी उसमें लेड बहुत बड़ी मात्रा में था, सीसा। तो इतना खतरनाक मेकअप और उसमें भी क्या दिक्कत, लेड। इस चक्कर में 1603 में इन्हें हो गया क्या, ब्लड कैंसर, ब्लड में आ गया पॉइजन। ये लेड एक भारी धातु है, हर एक आदमी को समझनी चाहिए बातचीत। अगर कोई भी भारी धातु एक बार बॉडी में चली जाएगी, जिंदगी में कभी बाहर निकलने की नहीं, कोई तकनीक साइंस के पास नहीं है कि वो भारी धातु आपके बॉडी से बाहर निकाल दे, और उसका इंपैक्ट आपके खून नसों में हमेशा रहेगा। कुछ उसे मैनेज कर लेंगे, अगर वो कम मात्रा में है और भारी मात्रा में होगी तो खतरनाक, वो आर्सेनिक है, वो कैडमियम है, वो पारा है। ठीक, तो रानी मर गई, और रानी के मरने के बाद अगला राजा कौन बना, जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने पहले तो क्लिंस्टर को क्या दिया, नाइटहुड का सम्मान, कि तुमने तो कमाल कर दिया, दुनिया भर के लोग पैसा बना रहे, हम कंगाल कंगाल बैठे। किसकी बात कह रहे थे वो, कि 1498 से पुर्तगाल के लोगों ने तो पैसे के ढो लगा दिए दुनिया भर के। पुर्तगाल और स्पेन तो इतने पैसे वाले बन गए, हम कहाँ हैं। तुम भी यात्राओं पे जाओ, कहीं से व्यापार करो, कुछ कमा के लाओ, और हम कंपनी क्या दे रहे हैं, अधिकार। तो इस बात से जेम्स प्रथम इतने प्रसन्न हुए कि हाँ ठीक है, अब तुम्हें 15 साल छोड़ दो, अनिश्चित काल तक तुम्हारा अधिकार है, जाओ व्यापार करो, तुमने तो बड़ा अच्छा काम कर रखा है। इस सम्मान के साथ ही क्या दे दिया, की पॉइंट जरा नोट करो जरा, बस आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश, ईस्ट इंडिया कंपनी, हमें सबसे पहले पढ़ना ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर पढ़ना उसका कंट्रोल कैसे हुआ। ये गलती नहीं करनी जो किताब ने कर रखी है। क्या गलती कर रखी, भारत का संवैधानिक विकास, एकदम रेगुलेटिंग एक्ट और उसके अंदर की कहानी, उससे पहली कहानी देखनी एक बार, ये क्या मसला है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में लंदन में हुई, सन 1600 में लंदन में हुई। और महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इन्हें 15 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति दी। एंड क्वीन एलिजाबेथ provide the approval of trade, provide the approval of trade for next 15 years with India and Asia, और कंपनी को 15 वर्ष के लिए व्यापार की अनुमति दी गई भारत व एशिया के साथ, भारत व एशिया के साथ। और क्लिंस्टर, क्लिंस्टर
ईस्ट इंडिया कंपनी का और क्लिस्टर ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक नाविक था, एंड क्लिस्टर वाज द फर्स्ट नेवल ट्रेडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। व्यापारिक नाविक था, व्यापारिक नाविक था, नेवल ट्रेडर। और उसने एशिया और भारत से व्यापार शुरू किया, एंड ही स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया एंड एशिया। भारत और एशिया से व्यापार शुरू किया। बट क्वीन डाइड ऑन 24 मार्च 1603 ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग। क्वीन डाइड 24 मार्च 1603 ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग। परंतु 24 मार्च 1603 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु रक्त में विषाक्तता बढ़ने से हो गई। रक्त में विषाक्तता बढ़ने से हो गई। एक्सेस यूज ऑफ लेड बेस मेकअप प्रोडक्ट, एक्सेस यूज ऑफ लेड बेस मेकअप प्रोडक्ट शीशे के बने हुए सौंदर्य सामानों का अधिक उपयोग करने से, सौंदर्य सामानों का अधिक उपयोग करने से। कॉस्मेटिक में चलता है फिलहाल, ये कब से चल रहा है देख लो। इसके बाद आफ्टर दैट जेम्स प्रथम बिकम द ब्रिटिश किंग। इसके बाद जेम्स प्रथम ब्रिटेन के राजा बने। जॉर्ज पंचम, जेम्स प्रथम नहीं, जॉर्ज पंचम, ठीक करो से। राजा बने और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित समय के लिए व्यापार के अधिकार दे दिए। एंड किंग प्रोवाइड ट्रेड अप्रूवल फॉर EIC फॉर इनडेफिनिट टाइम। अनिश्चित समय के लिए व्यापार के अधिकार दे दिए। अब कंपनी व्यापार कर रही है, केवल व्यापारी कंपनी है, वो आपके ऊपर कोई कब्जा करना तत्काल नहीं चाहती, ना कब्जा कर रही। वो क्या कर रही है? वो चाय, मसाले, फल, ऐसे दुनिया भर के सामानों का इस्तेमाल कर रही है और दुनिया भर के सामान यहां से यूरोप में जाके बेचती है और उससे लाभ कमाती है। ठीक, कंपनियां काम कारोबार सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस सनों की तुम बात कर रहे हो, कंपनी पहले 100 वर्षों तक तो बस व्यापार करती है, कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं करती किसी अन्य काम में। लेकिन समस्या कब शुरू होती है? समस्या जब शुरू होती है कि भारत में व्यापार पे पहले कुछ लोग कब्जा करे पड़े। कौन सबसे पहले कौन आ गए? और पुर्तगालियों ने क्या समस्या खड़ी कर दी है? पुर्तगालियों ने आदिल शाह से, किससे? आदिल शाह से बीजापुर का एरिया
और गोवा का एरिया जीत लिया है, छीन लिया है हरा के उसे। तो पुर्तगाली तो पहले क्या बढ़ाए बैठे अपना जड़ यहाँ पे। और कब से 1498 से आए थे और सन 1600 तक इनकी ताकत तो इनसे पहले ही बढ़ चुकी थी। और इतना ये ताकतवर हुए, इतना तो इन लोगों ने क्या कर दिया, सेम काम कौन कर रहा है, पीछे पीछे कौन चले आए हैं, फ्रेंच। आज का पांडिचेरी हो, माहे हो, यमन हो, कराईकल हो, सब किसके पास थे, तो यहाँ फ्रेंच भी आ चुके हैं और यहाँ पुर्तगाली भी आ चुके हैं। अगर भारत के व्यापार पे कंट्रोल करना है, लाभ सारा ये उठा रहे हैं, तो पहले इन्हें हराओ, तो पहले इन्हें हराओ। इन्हें हराती है कौन, ब्रिटिश कंपनी। इन्हें हरा के दक्षिण भारत में तो उसका परचम लहरा रहा है, व्यापार चल रहा है जबरदस्त, अब कोई दिक्कत नहीं है। वो कौन सी लड़ाई थी जिसमें हराया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसे, पुर्तगालियों को। और क्या अब कंपनी के पास तोप भी है, वो तो व्यापार करने आई थी। तो कंपनी की हेल्प कौन करती है, ब्रिटेन, क्योंकि ये कंपनी सरकार की है, फ्रांस वालों की। अगर इसे हराना है तो तुम्हारी सरकार भी सहायता करेगी। तो कंपनी किससे मदद मांग रही है, सरकार से, कि हमारी भी हेल्प करो। तो आहिस्ता आहिस्ता किसे हरा दिया, पुर्तगालियों को भी, डचों को भी, फ्रांस को भी। ठीक, लगातार युद्ध चले। जो फ्रांसीसी है उनसे क्या छीना, कर्नाटक। उस वार का नाम क्या है, कर्नाटक युद्ध। किसके बीच में हुई, फ्रांसीसियों के और ब्रिटिशर्स के बीच में। वेदारा का युद्ध किसके बीच में हुआ, डचों के और अंग्रेजों के। तो इन्होंने सबको हराया और सारे दक्षिण भारत पे तो लगभग कब्जा कर दिया, छोड़कर मराठा। किसका नाम बताया, हाँ भाई, पढ़ेंगे आगे। अब उत्तर भारत में एक साम्राज्य बिल्कुल कमजोर पड़ रहा था, कौन, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य का जो आदमी यहां राज कर रहा था उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। पता नहीं हिस्ट्री आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मुझे पढ़ानी हिस्ट्री भी इस बार। तुम वो पहले आदमी जो पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे, ठीक है। तो यहां मुगल सत्ता कमजोर पड़ रही है और उस पे अपने प्रांत जीते ही नहीं जा रहे हैं। लोगों ने अपने अपने नए नए प्रांत बना लिए हैं। कौन, चिन किलिच खां, क्या नाम बताया, चिन किलिच खां। उसने क्या बना दिया है, अलग रियासत हैदराबाद, हैदराबाद रियासत। ठीक, बंगाल को किसने, मुर्शिद कुली खां, उसने क्या बना दी, एक अलग रियासत, हमारे हम तुम्हारे अधीन, चक्कर में नहीं पड़ते, बात खत्म। अवध का नवाब, उसने अवध को अलग बना दिया। तो मुगल सत्ता कमजोर पड़ रही है और जनता परेशान है। इसका लाभ कौन उठाती है, कंपनी। अब तक तो व्यापारिक लाभ के लिए हम काम कर रहे थे, अब लग रहा है इनसे क्यों ना भारत पे हिस्से जीत ले कुछ ना कुछ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली बार 1757 में एक लड़ाई लड़ती है, कौन सी, प्लासी का युद्ध। और तुम जब जरा सी भी डीपली हिस्ट्री पढ़ोगे तो भूलने के नहीं। हिस्ट्री कौन भूलता है, जो रटता है उसे, जो पूरी फिल्म नहीं पढ़ता एक बार बस। तो यहां कौन है, एक और क्लाइव के पास तो 300 सैनिक हैं बस। जो बाकी यूरोपियन है वो सब मिला कितने हुए, 900 आदमी बस। तो एक और तो 900 आदमी है यूरोपियन, तुम जल्दी में तो नहीं कहीं। और 2100 इकट्ठे कर रखे भारतीय, ये सेना इनकी 3000 की। और सामने कौन खड़ी, 50,000 की फोर्स। कितने आदमी, 50,000। क्या 3,000 आदमी 50,000 से लड़ सकते हैं, संभव ही नहीं है। क्लाइव अपने पत्र में लिखता है कि 3 घंटे भी टिक नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ करो तुरंत एकदम। और अपने गुप्तचर भेजता है, तुम तो हिस्ट्री कभी भूल नहीं सकते, अगर तुम्हारे दिमाग में एक बार छाप दी जाए
क्या कहता है कि लड़ाई तो आमने सामने की संभव ही नहीं है, हम तो मिनटों में हार जाएंगे, ये तो 50,000 की सेना है, सब हो रखे इकट्ठे। किससे? एक और है क्लाइव, एक और है क्लाइव, दूसरी ओर कौन है? सुजाउद्दौला। कौन था ये आदमी? बंगाल के नवाब के तो कोई पुत्र नहीं था, उसकी 3 पुत्रियां थी। बंगाल के नवाब के तो कोई पुत्र नहीं था, उसकी 3 पुत्रियां थी। उन्हीं में से एक बेटी थी घसीटी बेगम। कौन सी थी? घसीटी बेगम। ठीक। उसका एक पुत्र था जो उससे बहुत प्यारा था, उसने वही गोद ले लिया। कंपनी से स्वीकार नहीं कर रही थी कि हम तुम्हें मानने के नहीं बिल्कुल भी, अब ये हमारा हो गया, बात खत्म। वो कह रहा था कैसे हो गया, लड़के ले लो, तुम में हिम्मत है तो, इनके पास सेना सब कुछ है। तो क्लाइव कह रहा है, लॉर्ड क्लाइव, कि मेरे पास 300 अपने मेन आदमी हैं, बाकी तो मैंने इकट्ठे कर रखे, ये लड़ने वड़ने वाले कुछ नहीं है, या तो तुरंत भेजो मेरे लिए मदद, नहीं तो हम हार जाएंगे और जो व्यापार है वो भी खत्म होगा। जिस देश में व्यापार कर रहे हैं उनसे वार करने वाले हैं, तो व्यापार चलने देंगे? वो तो मार के टांग देंगे तुरंत एकदम। तो मेरी जान बचाओ। तो ये कहता है अपने गुप्तचरों को कि कोई ऐसा आदमी ढूंढ लो जो इससे धोखा दे दे। किसे? नवाब को, बंगाल के। और ऐसा आदमी मिल जाता है इन्हें। गुप्तचर बताते हैं कि एक आदमी से बात हो गई है, वो कह रहा है अगर तुम मुझे नवाब बनाओगे तो मैं लड़ने का ही नहीं, बात खत्म। कौन? इसका सेनापति, जिसके अंडर में सारी सेना है। कौन? मीर जाफर। तो 1757 की लड़ाई तो एक धोखे की लड़ाई थी, जिसमें धोखा देके लड़ाई शुरू होनी थी 23 जून को, 23 जून 1757, और उससे एक रात पहले ही यहां सेटिंग हो गई पूरी मीर जाफर से। इसने कहा जब मैं लड़ने का है तुम चिंता ना करो, तुम हमला बोल दो एक बार बस। तो सामने से इन्हें लगा कि जान बचा के भाग जाओ, लेकिन भाग पाए नहीं, उड़ा दिए, खत्म। और इसे क्या बना दिया? बंगाल का नवाब। नवाब तो ये था ही नहीं, क्या थी ये तो एक कठपुतली। किसकी? और ऐसे धोखे से एक लड़ाई कौन जीत लेता है? अगली बार सबको लगता है कि इस बार धोखा हुआ हुआ, अगली बार धोखा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, अंग्रेजों को मारेंगे पक्का। कौन कह रहे? इस बार सब मिल गए। कुछ दिन तो अंग्रेजों ने इसका पूरा साथ दिया, और बाद में इसे हटाकर कौन बैठा दिया? मीर कासिम। इसे लगा बहुत बड़ा धोखा हुआ यार, अच्छा होता इन्हें पहले ही मार देते। सेना 50,000 की थी, हम तैयार थे, 1,000-2,000 आदमी थे, इनके पास हथियार नहीं, इनके पास 300 तोप, इनके पास 30 तोप, उधर के उड़ा देते किसे? अंग्रेजों को। लेकिन दिक्कत क्या हो गई? इनका तिरकुट इकट्ठा होना शुरू हुआ, 3 आदमी इकट्ठा हुए एक साथ। कौन? शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब और बंगाल का नवाब। अवध का नवाब, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त फौज। और 1764 अगली लड़ाई पटना से 130 मील दूर। आज भी लड़ाई का मैदान जो कहते हैं 2025 में भी। ठीक। और इस लड़ाई में अब सेना तैयार है, इनके पास मजबूत सेना है, क्योंकि जो पहली लड़ाई हुई उसके बाद इन्होंने अपनी सेना एक्सेट्रा सब मजबूत कर ली, और 57 से 7 साल के अंदर अंदर अपने हिस्सा क्या कर दिया, ताकत मजबूत करते ही। यहां कौन खड़ा है? इस बार वार होगी, हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन आएगा, तैयार रहना। किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव कहा जाता है? द फाउंडर पिलर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, प्लासी का युद्ध। कहने वाला कौन था आदमी? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने इस युद्ध को ही क्या कहा कि इसी युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित कर दी। ठीक। क्या कहा? लॉर्ड क्लाइव ने क्या स्टार्ट किया?
ये बात मुझे सब पढ़ानी बहुत डीपली, बस हिस्ट्री की बात होगी, लेकिन मुझे चलना कहीं और फिलहाल। दोहरा शासन, प्रशासन वाला काम, जनता की देखभाल वाला काम सब कौन देखेगा? नवाब। सेना रखेगी कंपनी, सेना कौन रखेगी? कंपनी। और सारा खर्चा कौन देगा? नवाब। यानी सारे व्यापार पे हमारा कंट्रोल और सारे खर्चे तुम्हारे। तो नवाब तो मरना तय था, आय खत्म हो चुकी है, खर्चे उसे गले में आ चुके दुनिया भर के, और कमाई और सेना किसके पास चली गई? ब्रिटेन के, अर्थात कंपनी के। तो अब यहीं से दोहरा राज शुरू, एक नवाब का और एक कंपनी का। व्यापार और सेना कंपनी के पास, और जो प्रशासन है किसके पास? नवाब के पास। और अब लड़ाई हुई, इसमें भी कौन जीत गया? इस बार प्रॉपर जीत हुई, और भारत में किसका राज आ गया पूरी तरह से? ईस्ट इंडिया कंपनी। और कब एक संधि होती है, कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि, 1765। इस संधि में क्या होता है? युद्ध में जो खर्चा है वो तुम दोगे। अब जा, ठीक है अंकल जी, देंगे हम, हमारे जान बकस दियो बस। कौन कह रहा है ये? शाह आलम जीतते कि मारना मत, बस जितने पैसे वैसे हमारे पास पड़े तुम्हें दे देंगे। दूसरी क्या बातचीत थी? कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अब लगान भी हम लेंगे। किसकी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बिहार उड़ीसा दोनों बंगाल के अधीन थे, तो आप क्या बताओ? बंगाल के लगान लेंगे, बिहार उड़ीसा तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ही है। तो यानी अब पूरे इंडिया पे पहली बार पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया। किसका? अब लगातार 1757 से क्या आ चुका है? 1764। कंपनी का भयंकर खर्चा हो रहा है वार के ऊपर। कंपनी या तो व्यापार करे या युद्ध लड़े। व्यापार तो क्या हो चुका है? साइड। और युद्ध में क्या जा रहा है? भयंकर खर्चा। दूसरी एक और बड़ी दिक्कत थी कंपनी के साथ, लोग कंपनी के व्यापार में तो इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे थे, अपना व्यापार कर रहे थे। यानी कंपनी के साथ साथ प्राइवेट ट्रेड, अपना ट्रेड चल रहा था। यानी मैंने भी एक कंपनी बना ली, कहां? अपनी लंदन में, और यहां से माल रखवाता हूं, लंदन के बंदर कहां पे उतरता है और मेरी कंपनी वहां माल बेचती है, तो मैं पैसे वाला बनूंगा। कौन आदमी था? वारन हेस्टिंग्स। एक कलर के रूप में आता है कंपनी में, और ब्रिटेन में एक चाय बेचने वाला सामान्य सा आदमी था, कलर से दमादम जाता है ऊपर बढ़ता हुआ, और इतने पैसे वाला बनता है। घबराते हैं कौन लोग? लंदन में चर्चा मच जाती है कि किसी प्रकार से भारत में जॉब लग जाए एक बार, बस इतना पैसा और व्यापार है वहां। तो निजी व्यापार से कंपनी घाटे में जा रही थी। मुझे मेरे व्यापार में इंटरेस्ट है, कंपनी को फायदा होता है, हो ना हो तो कोई बात नहीं, ठीक। तो कंपनी में निजी व्यापार चल रहा था, कंपनी के घाटे इस कारण से बढ़ रहे थे, कंपनी लॉस में जा रही थी, ऊपर से कंपनी वार लड़ रही थी। कंपनी सब कुछ ठीक ठाक करके लगान वसूल करना ही चाहती थी कि एक और दिक्कत हो गई। क्या? कंपनी इतने कर्जों में डूब के क्या कहने लगी? ब्रिटेन की संसद के पास पहुंचती है कि हम तो डूब जाएंगे, हमारे बस का नहीं, हमें कुछ कर्ज दो ताकि हम ये व्यापार चला सकें। ठीक। सरकार कहती है कर्ज तो देंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, तुम तो देखो व्यापार। और ब्रिटेन ने पहली बार ये कहा क्या? कि जितने क्षेत्रों को तुमने जीत लिया है उन्हें कहेंगे ब्रिटिश क्षेत्र, कभी तुम कहो कंपनी के क्षेत्र। हमने तुम्हारी हेल्प कर रखी है बहुत सारे तोप ताप देके, ठीक। तो ब्रिटिश एरियाज पहली बार कहा गया उन क्षेत्रों को जो कंपनी ने जीते थे, और इन्हें कैसे करना कंट्रोल हम बताएंगे अगर तुम्हें मदद चाहिए तो, ठीक। दूसरी बातचीत, जल्दी में तुम है नहीं, तुम्हारी किताब में मिलने का नहीं, तुम जाकर चेक करना सारी किताबें अपनी। ब्रिटेन एक और क्षेत्र में कब्जा करे बैठी है, उस देश का नाम है कनाडा, और उस देश का नाम है यूएस। और इसी यूएस और कनाडा पे एक और पावर है, कौन?
कभी कभी डीपली पढ़ाना घातक हो जाता है, क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। तो अक्सर वो बहुत छोटी मोटी बात सुनना चाहते हैं, इसके बाद ये लिख लो, उसके बाद ये लिख लो। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों कब्जा करना चाहती हैं महाशक्तियां अमेरिका और कनाडा के ऊपर, और दोनों में चलता है 7 साल तक युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, जो कब से कब तक हुआ? 1756 से 63 तक। अब जरा तुम फिल्म का हिस्सा देखो एक बार, बातें आपस में इकट्ठी हो रही हैं क्या? ये इधर तो लड़ रही है कंपनी 1757 से 1764 तक, बराबर वार चल रही है। इधर लड़ रहा है ब्रिटेन, किससे? कनाडा और यूएसए पे कब्जा करने के लिए, उनके लोगों से, किसके? फ्रांस के। और इस 7 साल की लड़ाई में संयोग से इधर तो कौन जीतता है? ब्रिटेन, और वो फ्रांस को यहां से हराकर भगाता है। तो तुम जब भारत का इतिहास पढ़ोगे बिना वर्ल्ड के इतिहास के, तो दिमाग में बात आने की नहीं। 7 साल की लड़ाई के बाद हमें अपमान और हार मिली, तो हम तुम्हें छोड़ने के नहीं, तुम्हारे खिलाफ क्रांति करवाएंगे, और भारत में तुम्हारे खिलाफ कोई लड़ता होगा तो उसकी पूरी हेल्प करेंगे। तो तुम चेक करके देखना, जब इतिहास पढ़ोगे तो इनकी हेल्प तोपों से कौन कर रहा था? फ्रांस। किसकी लड़ाई में? हेक्टर मुंडो की हेल्प के विरुद्ध। कौन साथ थे? फ्रांस की सेना भी और फ्रांस के टैंक भी। लेकिन दिक्कत क्या थी? फौज कमजोर थी, वो संगठित थे, वो जीत गए। ठीक। अब संसद में कौन चली गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की लगातार युद्धों ने हमें खत्म कर दिया है। हमने भारत तो कब्जा कर लिया है, लेकिन उसे चलाने के लिए आदमी चाहिए और खर्चे चाहिए, इतने हमारे पास नहीं है। हम व्यापार करें या अधिकारियों की नियुक्ति करें जो लगान को वसूल करें, इसमें हमारी हेल्प करो, और इसके लिए हमें क्या दे दो? कर्जा। ठीक। ये क्या कहेंगे कि तुम अपने कर्जे के चक्कर में पड़े हो, हमें खुद कर्जा चाहिए। हम 7 साल से कहां लड़ रहे हैं? अमेरिका में, और हमने बड़ी मुश्किल से कब्जा किया उस पर। देखते रहना जरा। और अब अमेरिका वाले लोग भी क्या शुरू करते हैं? इनसे आजाद होने के लिए अमेरिकन क्रांति। और अमेरिकन क्रांति शुरू होती है 16 दिसंबर 1773 से। कौन सी घटना है ये? वो घटना है जब, उस समय के फोटो नहीं है, प्रतीकात्मक फोटो बना रखे लोगों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कह रही है कि हमें कर्ज दे दो। ब्रिटेन क्या बता रहा है कि हम तो खुद ही खाली हो चुके, हम चक्कर में तुम्हारे कि तुम कमा लाओ कुछ ना कुछ। ठीक। तो कर्ज तो है नहीं, लेकिन हम तुम्हें एक काम कर सकते हैं कि तुम एशिया से चाय लेके आओ, और तुम्हें स्पेशल राइट देंगे कि चाय का और कुछ अन्य उत्पाद और उनका कारोबार केवल तुम करोगे अमेरिका से, और किसी को अनुमति नहीं है। और अपने घाटों की पूर्ति कर लो, कोई बात नहीं, लो तुम्हें लिख के दे रहे बाकायदा, हमारे पास पूरा महाद्वीप है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय बेचने के अधिकार मिल गए कि चाय बेचेगी अमेरिका में, तो केवल कौन बेचेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका वहां के लोकल व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया कि हमारे तो बने बनाए काम कारोबार सभी ठप हो जाएंगे। आज तो आप चाय की बात कर रहे हो, कल 4-5 बात और बता दियो बस कि ये सारे काम भी कौन करेंगे? हमारी कंपनियां। तो फिर हम तो तुम्हारे क्या बन गए? गुलाम। इन लोगों ने क्रांति शुरू कर दी। इस घटना का नाम है 16 दिसंबर 1773। कौन सी? बोस्टन टी पार्टी। लगभग 6 लाख पौंड की पेटियां भरी हुई चाय की जहाजों पे लदी हुई थी, और बोस्टन बंदरगाह पे सैमुअल एडम्स, क्या नाम बताया? सैमुअल एडम। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारियों ने जहाजों पे से पेटियों को चाय की कहां फेंक दिया? सागर में। और सागर में जैसी चाय घुलना शुरू हुई तो सागर का रंग बदल गया।
कि सागर में क्या शुरू हो गई है, चाय बनना। और तभी क्या नाम आया इसका, बोस्टन टी पार्टी। टी पार्टी कहां शुरू हो चुकी है, समुद्र में ही। और यहीं से ये नौबत आ गई कि 4 जुलाई 1776 को यूएसए ने कहा हम तो हो चुके हैं आजाद। कितने प्रांतों ने, उसके 13 पूर्वी प्रांतों ने। तो ये था ब्रिटेन के इतिहास का सबसे बड़ा धक्का कि व्यापार करने कंपनी भेजी, 7 साल लड़ाई लड़ी और हमारे हाथ से क्या निकल गया, इतना बड़ा साम्राज्य। तो तभी से इस कंपनी के ऊपर लगाम लगाने के लिए ब्रिटेन ने कानून बनाने शुरू किए। अगले बातचीत, कंपनी ने भारत पे कंट्रोल किया ही था और लगान वसूली कर रही थी कि भारत के उस समय के इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा। तब से लेके 2025 तक ऐसा अकाल इतिहास में कभी नहीं आया, जिसे कहते हैं क्या, 1770 का बंगाल का अकाल। पूर्वी भारत में अकाल पड़ गया, जैसे प्रकृति ने भी अंग्रेजों को कोस दिया हो। क्या बोलते थे इसे, प्रकृति का कोप। ऐसा अकाल था, आज तक भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें 1 करोड़ लोग मर गए हों। कितने, 1 करोड़ आदमी मरना। बंगाल की 1/3 आबादी बची, 2/3 सांप। तो ये बताओ, जब हम मरने की नौबत पे आ गए तो हम खेती करने लायक बचे? अब संभव ही नहीं है। लगान देंगे किसी को, संभव ही नहीं है। यहां तो खेती नहीं होती, लगान तो कहां से मिलेगी तुम्हें अब। यानी अब कंपनी खतरे में है। अब कंपनी को बचाना है तो ब्रिटेन को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और कंपनी किस प्रकार कंट्रोल करे भारत को, जीते हुए क्षेत्रों को क्या नाम दे, कहां से स्टार्ट हुआ क्या, भारत के संवैधानिक विकास का ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला कानून कौन सा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लिखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पॉइंट बाय पॉइंट बात लिखनी है आपको। यह एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, यह एक्ट, इसमें से लिखना, मुझे लिखवाना, ये तो कुछ की पॉइंट है आपके लिए बस। यह एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा बनाई गई एक गुप्त समिति, लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा बनाई गई एक गुप्त समिति की सिफारिश पर लाया गया था। This act introduced by British PM Lord North on the recommendation of a secret committee, जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करना था। इट्स ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट द मैटर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट, विनियमित करना था। It was the first act which passed for India by British Parliament. यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत के लिए पहला अधिनियम था
ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित भारत के लिए पहला अधिनियम था। फर्स्ट एक्ट ऑफ इंडिया विच पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, पहला अधिनियम था। इसीलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, ड्यू टू विच इट इज नोन एज रेगुलेटिंग एक्ट। इसीलिए इसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। तो क्या कहा, दोहरा राज खत्म, अब से एक नया पद बना रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं कि जो अब तक तो नाम था गवर्नर क्या, क्लाइव, अब हम कह रहे हैं गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर तो था लॉर्ड क्लाइव, और भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था वो था वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स लिखो यार, वारन हेस्टिंग्स। और अब पॉइंट बाय पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल। और बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को भी इसी के अधीन कर दिया गया। पूरे भारत में क्या थी, 3 प्रेसिडेंसियां। एक थी बंगाल, सारा उत्तर भारत इसके अंडर में था। एक थी कौन, बॉम्बे, पश्चिम भारत इसके पास था। और दक्षिण भारत में कौन थी, मद्रास। दोनों किसके अंडर में ला दी, बंगाल के। और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी, मद्रास प्रेसिडेंसी को भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। एंड बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी governed by बंगाल, governed by बंगाल गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या बनाइए, गवर्नर जनरल काउंसिल, एंड मेक्स ए गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द असिस्टेंस। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गवर्नर जनरल परिषद बनाई गई, जिसमें 4 सदस्य थे। ए 4 मेंबर कमेटी, जिसमें कितने मेंबर थे, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। जो परिषद कही गवर्नर इसके हिसाब से काम करेगा। बट गवर्नर जनरल नोट हैज एनी वीटो पावर, परंतु गवर्नर जनरल के पास वीटो शक्ति नहीं थी, वीटो शक्ति नहीं थी। वीटो शक्ति नहीं थी। कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार पूर्णतः बंद कर दिया गया, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। प्राइवेट ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉय, प्राइवेट ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एम्प्लॉय हैज बीन प्रोहिबिटेड। कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। और उपहार लेने पर रोक लगा दी गई। क्या चल रहा था यहां से, गिफ्टों का खेल, ठीक, क्या बिना वैलेंटाइन डे के रोक लगा दी गई।
लोग इन्हें उपहार देते या उन्हें लाभ पहुंचाते? पहली बार कंपनी के क्षेत्रों को, पहली बार कंपनी के जीते हुए क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। फर्स्ट टाइम द एरिया कॉन्ग्यूर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी कोल्ड ब्रिटिश रीजन, उन्हें ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। इसके द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई। ए सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश इन कलकत्ता इन 1774। 1774 में कलकत्ता में क्या बना दी? एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। 1 चीफ जस्टिस और 3 अदर जस्टिस, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन थे ये आदमी? जो चीफ जस्टिस थे ये थे इलिया एम्पे, इलिया एम्पे। और 3 अन्य कौन थे? हाइड, चैम्बर और लिसेस्टर। कल मिलते हैं इससे आगे।